नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय इतिहास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के पूर्व में भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आपने उसे कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भारतीय इतिहास के साथ साथ भारतीय राज व्यवस्था के पार्ट को भी आप अवश्य कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले यही समझ लेना आवश्यक है कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये कैसा काल है, इसकी क्या विशेषता है। तो याद रखिएगा, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्लियर? एक टर्म और प्रयोग होता है, जरा उस टर्म को भी यहीं पर कोरिलेट कर लीजिए। पूछा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, जिस काल में लिपि के साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर? और आद्य ऐतिहासिक काल के उदाहरण में आप सिंधु घाटी की सभ्यता और ताम्र सभ्यता को कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे और इनको बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। क्लियर है? और इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। देखिए ये जो प्रश्न है ये विवादित प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश साक्ष्यों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, थॉमसन के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये कहां पर है? डेनमार्क में। तो याद रखेंगे डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम था जर्गेनसन थॉमसन। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा, ये जो पाषाण कालीन सभ्यता है ये किस प्रकार की काल की सभ्यता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये जो पाषाण कालीन सभ्यता है ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो पाषाण कालीन सभ्यता है इसके अंतर्गत आपको कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसमें उत्खनन के आधार पर जो चीजें प्राप्त हुई उसी आधार पर इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण कालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है। क्लियर? अब देखिए ये जो पाषाण युगीन संस्कृति है इसको मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा चरण है मध्य पाषाण काल और तीसरा चरण होता है नव पाषाण काल। क्लियर है? और यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आरंभिक काल, तो आरंभिक काल क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प यहां पर सही हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। देखिए पाषाण शब्द का अर्थ ही होता है पत्थर। क्लियर है? और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, पूरा पाषाण काल में आपको पत्थर के औजार सबसे पहले प्राप्त हुए थे। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पूरा पाषाण काल। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, शिकार। याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे ये मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, और याद रखिएगा कि ये मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर होते थे, यानी ये भोजन में मांस या कंदमूल खाते थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। देखिए जरा इस प्रश्न को समझिए, लिखा है कि नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, भेड़। यदि यह प्रश्न पूछा जाता कि मानव द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु, तब आपका जवाब होता कुत्ता। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक नव पाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे नव पाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, मध्य पाषाण काल में। यानी मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण
जहां से मिले उस स्थान को आप पहचानिए। तो देखिए, अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले, और यदि हम स्थल की बात करें तो जो पशुपालन का प्रमाण मिला मध्य पाषाण काल में वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक स्थल और आप याद रखिएगा, राजस्थान का बागोर। कौन सा? राजस्थान का बागोर। ये भी बात याद रखिएगा, राजस्थान का बागोर, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान मध्य पाषाण कालीन स्थल है जहां से पशुपालन के प्रमाण मिले। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, ये भी जो प्रश्न है ये भी विवादित हो जाता है। अधिकांश अगर आप प्रमाण देखेंगे तो वहां पर हड्डी के जो उपकरण हैं वो महदहा और सराय नाहर दोनों जगहों से प्राप्त दिखेंगे आपको। ज्यादा मात्रा में महदहा से और सराय नाहर में कम मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो जगह है ये कहां पर है। तो याद रखिएगा, ये जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहां से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये जो जगह है ये किस काल की है? तो ये मध्य पाषाण कालीन है। क्लियर है? तो यहां पर अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो आयोग ने यहां पर माना था महदहा को। क्लियर है? तो इसलिए आपको अगर ये प्रश्न फिर से आता है तो ऐसी स्थिति में आप महदहा के साथ जाएंगे। याद रखिएगा, मध्य पाषाण कालीन महदहा, यहां पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, दमदमा में। क्लियर है? यानी ये दमदमा कहां पर है? ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, ये जो दमदमा है यहां से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले हैं। इन 41 मानव समाधान में से 5 समाधान ऐसे हैं जो कि युग्म समाधान है। क्लियर है? और एक समाधान ऐसा है जहां पर 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, और बाकी जो समाधान है वो एक एक कंकाल वहां से मिले हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 3 मानव कंकाल कहां से मिले? दमदमा से। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा, और दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, नर्मदा घाटी में। भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा क्षेत्र में मिला। अब ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है हथनौरा, और किस जिले में है? सीहोर जिले में। क्लियर है? यहां से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो याद रखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी खोज अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी 1982 में। क्लियर है? किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में। यदि आपको ये फैक्ट जो मैं अतिरिक्त को रिलेट करा रहा हूं अगर नहीं पता होंगे तो आप अपने नोट्स में अवश्य नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो सर्वप्रथम जो अनाज प्रयोग हुआ वो था जौ। यानी प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये भूमध्य सागर और ईरान के मध्यवर्ती इलाकों में मानव द्वारा ये उगाया गया सर्वप्रथम अनाज था। कौन? जौ। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो देखिए, लहुरा देव एक जगह है जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न भी बन सकता है कि ये लहुरा देव कहां पर है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर नगर। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित स्थल है लहुरा देव, जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। और किसके साक्ष्य मिले? तो चावल के साक्ष्य लहुरा देव से मिले। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, हाँ, यहां पर एक बात और मैं कोरिलेट कर दूं, जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ को माना जाता था। अगर मान लीजिए कि विकल्प में लहुरा देव नहीं होता तब हम लोग मेहरगढ़ के साथ जाते। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। ये जो विकल्प में नाम दिए गए इन विकल्पों में जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, और मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान में। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? देखिए, ये प्रश्न हो चुका है। मैंने उस समय आपसे बताया था कि जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण है वो 2 जगहों के नाम हमने आपको बताए थे, एक मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और दूसरा नाम बताया था राजस्थान का बागोर।
यहाँ देखिए विकल्प में बागोर का नाम दिया है, इसलिए आप प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आप सही करेंगे। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा वो जगह है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ मैंने कहा भी आपको बताया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में है। तो बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, यहाँ मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो याद रखिएगा नौदा टोली का जो उत्खनन है ये किया था एच.डी. सांकलिया ने। किसके द्वारा? एच.डी. सांकलिया, यानी प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि जो नौदा टोली है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा नौदा टोली ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसका उत्खनन किया एक पूना में दक्कन कॉलेज है, वहीं के प्रोफेसर थे एच.डी. सांकलिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। देखिए प्रश्न में ये आ गया, तो याद रखिएगा नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि नौदा टोली किस प्रकार का स्थल है, तो याद रखिएगा नौदा टोली ताम्र पाषाण स्थल है। क्लियर है? ताम्र पाषाण स्थल नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, और इसका उत्खनन पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। याद रखिएगा ये जो 9 पाषाण युगीन दक्षिण भारत में स्थल थे, वहां पर शवों को दफनाने की अनेक परंपराएं थी, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा थी वो ये थी कि समाधियों को विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था, यानी उनके ऊपर विशाल पाषाण जो खंड थे उनको रखा जाता था। क्लियर? याद रखिएगा ये जो बृहद पाषाण है इसको मेगालिथ भी कहते हैं। क्लियर है? अगर बृहद पाषाण की जगह पर मेगालिथ लिखा है तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस 9 पाषाण स्थल से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी संगन कल्लू। ये जो संगन कल्लू है ये 9 पाषाण कालीन स्थल है, और इसे राख का टीला कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो संगन कल्लू स्थान है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में, कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में एक स्थल है जिसका नाम है संगन कल्लू, और ये 9 पाषाण कालीन पूरा स्थल है, और इसे यहाँ से जो है राख के टीले प्राप्त हुए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और विभिन्न तरीकों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, जो भीमबेटका है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्लियर है? और इस भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसमें जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है। अब एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि जो भीमबेटका की गुफा है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक जगह है रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन। तो याद रखेंगे भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर? यहाँ पर एक बात और पूछी जा सकती है कि जो भीमबेटका है इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा 1957 में, कब? 1957 में खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। किसके द्वारा? वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। तो इन सभी बातों को आप भीमबेटका के संदर्भ में अवश्य याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। अभी हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं, और इसकी खोज जो है 1957 में वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो याद रखिएगा ये जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी महाराष्ट्र की, अब इसका उदाहरण अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे बताएंगे जोरवे संस्कृति। क्लियर है? यानी जो जोरवे संस्कृति है ये महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। इसमें घरों से जो है मृतकों की जो अस्थि कलश मिले हैं वो उत्तर और दक्षिण स्थिति में रखे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाए जाते थे। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि ये जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो याद रखिएगा इसमें इनाम गांव है, चंदोली है, नेवासा है, दैमाबाद है। क्लियर है? ये सभी आते हैं महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पुरास्थल के रूप में। और यहाँ पर जो मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया गया, जो कलश के रूप में साक्ष्य मिला है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाए थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, बुर्ज होम से। अब ये प्रश्न उठता है कि बुर्ज होम है कहां पर? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ये बुर्ज होम स्थित है और ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान प्राप्त हुए हैं। कहां से? बुर्ज होम से। देखिए बुर्ज होम एक मामले में और पॉपुलर है। यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि गर्तावास, गर्तावास का मतलब गड्ढे वाले घर, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो ये भी साक्ष्य बुर्ज होम से ही मिलते हैं। यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य और गर्तावास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहां से? तो मैंने अभी बताया कि गड्ढों वाले घर, ये बुर्ज होम से। यहां पर प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा लेखिया। क्लियर है? याद रखिएगा लेखिया से सर्वाधिक मात्रा में मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र के। क्लियर है? यानी ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है लेखिया और यहां से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं और साथ ही साथ मानव कंकाल भी यहां से अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। कहां से? लेखिया से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किससे संलग्न कार्यालय है? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्लियर है? यानी यहां पर आपको सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रख दिया है। तो ये दोनों में से जो भी नाम लिखा रहा है आप भोपाल मध्य प्रदेश याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? देखिए मैंने अभी इसको कोरिलेट कराया था, क्या नाम हो जाएगा? यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा वी.एस. वाकड़कर। क्या नाम है? वी.एस. वाकड़कर। इन्होंने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। और कब खोजा था? 1957 में, याद रखेंगे। और ये जो भीमबेटका की गुफा ये कहां पर है? मैं बता चुका हूं, ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। क्लियर? और ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, यहां पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में उसके लास्ट समय में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। अब कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये कारण बिल्कुल सही है। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण जब शुष्कता का चरण था तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। क्लियर है? अब एक प्रश्न और बनता है कि ये बात किसके खुदाई के बाद स्पष्ट हुई? तो याद रखिएगा जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा ने जब सराय नाहर में खुदाई की तो उसके बाद यह अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, हाँ यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अब यहां पर ये जो पहला चैप्टर है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके अगले चैप्टर की तरफ अब चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। क्लियर? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। क्लियर है? कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के दाहिने तट पर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। यानी प्रश्न संख्या 2 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मिट्टी के पात्र। यानी प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कहां पर है? तो याद रखिएगा कालीबंगा जो कि एक
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के पात्र। देखिए कालीबंगा के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो भी कालीबंगा। यानी दो बातें अभी आप याद रखेंगे, मिट्टी के पात्र और जुते हुए खेत, ये दोनों साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि सोरतुगुई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस देश में है? तो याद रखेंगे सोरतुगुई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। यानी प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सोरतुगुई के साथ एक स्थल और याद रखिएगा अफगानिस्तान का, वो है मुंडी गाक। क्या नाम है? मुंडी गाक। नोट कर लीजिएगा, मुंडी गाक। ठीक है, ये मुंडी गाक और सोरतुगुई ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और ये कहां से संबंधित है? अफगानिस्तान से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए अब एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहला दिया है चनहुदड़ो। देखिए चनहुदड़ो जो है ये भी हड़प्पा स्थल है। कहां पर है? ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो चनहुदड़ो है, अभी आपने पढ़ा था कि सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो भी है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चनहुदड़ो पड़ता है, यानी ये भी सिंध प्रांत में ही है। कहां पर? पाकिस्तान में। बी विकल्प में लिखा है कोट दीजी। याद रखिएगा ये जो कोट दीजी है ये भी सिंध प्रांत में ही है। अगला नाम लिखा है सोहगौरा। याद रखिएगा ये जो सोहगौरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो सोहगौरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। और ये जो सोहगौरा है ये भी ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे सोहगौरा से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। डी विकल्प में लिखा है देसलपुर। देसलपुर कहाँ है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि देसलपुर हड़प्पा स्थल है और कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में। देसलपुर कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि सिंधु काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी व्यापार। यानी जो सिंधु सभ्यता का व्यापार था वो इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। और अगर सिंधु सभ्यता की विशेषता पूछी जाए तो दो विशेषता तो आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे, एक तो इसकी व्यापारिक स्थिति और दूसरी इसकी नगरीय सभ्यता। क्लियर है? इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? तो यहां पर आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प डी लोहा। आप सभी जानते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है लोहा, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सोना, तांबा और चांदी की जानकारी थी। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर है? और ये जो कांसा है ये कैसे बनाया जाता है? तो ये तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता लिखा रहा है, ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। क्लियर है? ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, जो नृत्यकी की मूर्ति थी, यानी नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी ये सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। अब ये प्रश्न बनता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्यकी की मूर्ति थी ये किससे बनी थी? तो याद रखिएगा ये कांसे से बनी हुई थी। क्लियर है? और ये जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कांसे से निर्मित थी ये कहां से प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि देवी माता की मूर्ति संबंधित थी। तो याद रखिएगा देवी माता की मूर्ति कहां से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। मातृ देवी की जो मृण मूर्ति है वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और कांसे का निर्माण किससे होता है? तांबे और टीन को मिलाकर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, मतलब प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आर्य से मिलती जुलती सभ्यता नहीं थी, अनार्य सभ्यता। उसका जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि आप सभी इस बात से परिचित है कि जो आर्यों की सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। क्लियर है? और सिंधु घाटी की जो सभ्यता की विशेषता सबसे अच्छी है वो मैंने अभी आपसे कोरिलेट की थी कि इसकी नगरीय सभ्यता है। एक की विशेषता है ग्रामीण और एक की विशेषता है नगरी। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अनार्य सभ्यता थी। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि ये अनार्य सभ्यता थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन प्रश्न को बस पूछने का तरीका बदला गया। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछे गए, आप सभी जानते भी हैं इस बात को, लेकिन बस यहाँ पर पूछने का तरीका बदल दिया गया, उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत कर देते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। इसीलिए मैंने कहा कि बार बार मैं कहता हूं कि प्रश्नों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर भारत में नहीं, जरा देख लीजिए, सबसे पहला स्थल लिखा क्या, हड़प्पा, और हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो हड़प्पा पुरस्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी में। और जो अब इसका जो आधुनिक नाम हो गया है वो हो गया है साहिवाल। क्या हो गया है, साहिवाल। एक प्रश्न और हड़प्पा को लेकर पूछा जाता है कि ये जो हड़प्पा पुरस्थल है ये किस नदी के किनारे है और उस नदी के किस तट पर है। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्लियर है, ये आपने देख लिया। जरा अन्य स्थल को भी देख लीजिए कहां पर है, जैसे कालीबंगा, तो ये कहां पर है, आप पढ़ चुके अभी, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। रंगपुर की बात करें तो ये कहां पर है, गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में, यानी काठियावाड़ इलाके में। अगला है रोपड़, आप सभी जानते हैं कि रोपड़ कहां पर है, पंजाब में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा एक हड़प्पा स्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। देखिए सीमा को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है इसको आप आलमगीर से कोरिलेट करेंगे। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर। अब ये प्रश्न बनता है कि आलमगीर है कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, हिंड नदी के किनारे। अब जरा इसके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम इलाकों को भी देख लीजिए। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात कर लें तो जो इसकी उत्तरी सीमा है उसको क्या कहा जाता है, तो उत्तरी सीमा को कहते हैं मांडा। क्या कहते हैं, मांडा। और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है, जो दक्षिणी पुरा स्थल है वो क्या है, दैमाबाद। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा आपने देख ली। अगर हम बात कर लें पश्चिमी सीमा की तो याद रखिएगा पश्चिमी सीमा को कहते हैं सुदकांडे डोर। क्या कहते हैं, सुदकांडे डोर। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। क्लियर है, तो आप इन चारों सीमाओं को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। देखिए मांडा पहला दिया है, अभी मैंने आपको कोरिलेट कराया कि जो भारत में पुरस्थल है उसमें जो उत्तरी सीमा निर्धारित होती है वो क्या है, मांडा। और कहाँ पर मांडा है, जम्मू कश्मीर में। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत में है। दूसरा लिखा है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये जो सुरकोटदा है ये कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है सुरकोटदा, गुजरात में है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हुलास, हुलास कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। कहाँ पर है हुलास, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और डी विकल्प में लिखा है बालाकोट। याद रखिएगा ये जो बालाकोट है ये कहाँ पर है, बालाकोट आपका भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। क्लियर है, और याद रखिएगा ये जो बालाकोट है एक बंदरगाह स्थल है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि अमरी जो हड़प्पा स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो अमरी है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्लियर है, कहाँ पर है, सिंध प्रांत में, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही हो गया। देखिए अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपने दो और स्थल पढ़े, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ठीक है, तो आप तीन स्थल आपको याद रखने हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और अमरी। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों से निम्न में से किस पशु का चित्रण नहीं मिला है। ठीक है, आपको यह देखना है कि किस पशु का चित्रण नहीं मिला है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। गाय का जो चित्रण है वो हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों पर नहीं है। क्लियर है, और यहाँ पर एक बात और आप स्पष्ट रूप से याद रख लीजिएगा कि गाय के साथ साथ घोड़े का भी जो चित्रण है वो हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा और उसकी पक्की मिट्टी की कलाकृतियों पर नहीं है। क्लियर है, तो किसका चित्रण नहीं है, गाय और घोड़े का चित्रण नहीं है। देखिए घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं लेकिन घोड़े का चित्रण मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों पर नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु है वो क्या है, तांबा। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा थी उसमें पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। यानी प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो मोहरें प्राप्त हुई हैं ये कहां से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। ये जो मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई यानी जो सील प्राप्त हुई, इस पर 3 मुख वाले एक पुरुष की ध्यान में मुद्रा बैठी हुई स्थिति में दिखाया गया है। अब ये जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए पुरुष थे इनके सिर पर 3 सिंह हैं और उनके दाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है का चित्रण है और बाईं ओर हाथी और व्याघ्र का चित्रण है और नीचे 2 हिरण है। क्लियर है, और इसे शिव के आद्य रूप के रूप पर माना गया है। क्लियर है, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा है उस पर पशुपति का चित्रण है और ये कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। क्लियर है, तो ये पूरी बात याद रखेंगे कि इसमें 3 मुख वाले एक पुरुष हैं जो कि एक ध्यान की मुद्रा में है, इनके सिर पर 3 सिंह हैं और इनके दाईं ओर गैंडा और भैंसा और बाईं ओर हाथी और व्याघ्र है और नीचे की तरफ 2 हिरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19,
पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो अभी मैंने आपको बताया पशुपति, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्लियर है? जिसकी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो अभी आपको मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो इसकी शहर नियोजन प्रणाली और इसका अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो है व्यापार। क्लियर है? तो आप पहचान पूछ रहा है तो आप सीधे सीधे डी विकल्प पे जाएंगे, शहर योजना प्रणाली। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण है वो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। क्लियर है? इसके मृदभांडों पर कुछ लेख तो मिले हैं लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं गए, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण माना जाता है। यानी लिपि तो अवेलेबल है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर है? इसलिए प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक खनन से प्राप्त होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है संबंधित है। देखिए कैसी चीजें कोरिलेट की जा रही हैं और वो प्रश्न के फॉर्मेट में आती चली जा रही हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इससे कोरिलेट कराया था, तो आपका सीधा यहाँ जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। देखिए अगर आपको पता था पहले से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता था और वो स्टार्टिंग में इस बात को कोरिलेट किए और अब प्रश्न आया तो जब आप उसको कर रहे हैं तो चीजें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी से, और आप ये भी बताने की स्थिति में कि इसे आद्य ऐतिहासिक युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिपि तो अवेलेबल है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। क्लियर है? यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो याद रखिएगा इसका महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। क्लियर है? याद रखिएगा पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं और इसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व माना गया है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अभी मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा मिलता है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प से हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए विकल्प बी में लिखा कि पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख के द्वारा। देखिए अगर मान लीजिए पक्की मिट्टी की मोहरों पर लेख अवेलेबल है लेकिन जब आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो संस्कृति के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस संस्कृति की जानकारी का ये प्रमुख स्रोत है। जिस स्रोत को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे प्रमुख स्रोत हो गया। तो इसलिए आप अलर्ट होकर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस में रहते हुए, ये नहीं कि वहां पर देखिए परीक्षा हॉल में दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगता है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अंडर थिंकिंग हो जाती है, बहुत भयभीत हो जाते हैं, या तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और ज़्यादा कोरिलेट करने के चक्कर में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बैलेंस्ड थिंकिंग करनी है, कॉन्फिडेंट होते हुए प्रश्न के आंसर को देना है। विकल्पों से घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का जो उत्खनन है ये करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प ए कनिंघम। याद रखिएगा ए कनिंघम जो थे इन्होंने हड़प्पा के टीलों का प्रयोग उत्खनन तो किया लेकिन सीमित उत्खनन किया, ये इसके महत्व को समझ नहीं पाए। कौन? ए कनिंघम। और याद रखिएगा हड़प्पा के टीलों की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? चार्ल्स मेसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। क्लियर? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। क्लियर? तो इस बात को भी आप इसके साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो याद रखिएगा चनहूदड़ो का जो उत्खनन है इसका निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने। देखिए यहाँ पर एक बात जरा आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये जो चनहूदड़ो है इसका अगर सर्वप्रथम पूछा जाता तब जवाब होता आपका एनजी मजूमदार। तो एनजी मजूमदार का नाम तो इसमें नहीं दिया है। इन्होंने 1931 में चनहूदड़ो की खोज की थी। किसने? एमजी मजूमदार ने। और एमजी मजूमदार के बाद J.H. मैके ने 1935-36 में चनहूदड़ो का उत्खनन कराया था। क्लियर है? तो यहाँ पर एनजी मजूमदार नहीं है इसलिए आप मैके के नाम के साथ जाएंगे और प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी बात याद रखिएगा कि चनहूदड़ो कहाँ पर है, मैंने अभी आपको बताया था ये सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प बी। जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है?
पाकिस्तान में है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मांटगोमरी में ये हड़प्पा स्थल है और मैंने इसका वर्तमान नाम भी बताया, साहिवाल। क्लियर है? और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि रंगपुर जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता स्थल के तौर पर है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो रंगपुर है ये सौराष्ट्र में है। मैंने अभी आपको ऊपर कोरिलेट किया था कि रंगपुर जो है सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ गुजरात में है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और रंगपुर के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य रंगपुर से मिले, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरास्थल है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो दधेरी पर्वतीय पुरास्थल है ये पंजाब में है। यानी प्रश्न संख्या 31 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर हम एग्जैक्ट जगह की बात करें जिले की, तो ये फतेहगढ़ साहिब जिले में है। यहाँ पर नजदीक में गोविंदगढ़ इलाका है, वहीं पर दधेरी पर्वतीय हड़प्पाई स्थल है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि ये जो दधेरी पर्वतीय पुरास्थल है ये पंजाब प्रांत में है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और कोरिलेट करिए कि जो दधेरी है यहाँ से एक चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित है, और चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब है कि ये आर्यों के आगमन का काल भी है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि लोथल जो कि हड़प्पाई स्थल है किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा भोगवा नदी पर। क्लियर है? और ये जो हड़प्पाई स्थल लोथल है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। अब देखिए लोथल के बारे में एक बात याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है? गोदीवाड़ा का मतलब पत्तन का साक्ष्य, ठीक है, बंदरगाह साक्ष्य, तो ये कहां से? लोथल से ही प्राप्त होते हैं। क्लियर है? इसी तरह एक प्रश्न और लोथल का बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है कि हाथी के दांत के जो पैमाने हैं ये कहां से? तो याद रखिएगा हाथी के दांत के पैमाने भी लोथल गुजरात से ही प्राप्त हुए। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 में ही पूछ दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी गोदीवाड़े के साक्ष्य कहां से? लोथल से प्राप्त हुए। यानी प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प से जाएगा। और लोथल कहां पर है? गुजरात में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा जो भारत में हड़प्पा काल का जो बृहद स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। यानी प्रश्न संख्या 34 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न और ये बनता है कि जो राखीगढ़ी है ये कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े स्थल है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा हड़प्पाई नगर है जो 3 भागों में विभक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस स्थल से संबंधित एक प्रश्न अधिकतर चांस है कि पूछा जाए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, धौलावीरा। ये जो धौलावीरा हड़प्पाई स्थल है ये 3 भागों में विभक्त है, एक किला, दूसरा मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। क्लियर है? किला, मध्यनगर और निचला नगर। अब एक प्रश्न और बनता है कि ये जो धौलावीरा है ये नगर कहां पर है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में है और ये नगर आयताकार बना हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो मैंने अभी आपको बताया कि धौलावीरा कहां पर है? गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 36 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये साक्ष्य भी धौलावीरा से प्राप्त होता है। यानी प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी धौलावीरा वो नगर जो कि 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। क्लियर है? यानी यहाँ पर बांध बनाकर जलाशयों में जल को संग्रहित करने का कार्य किया जाता था। और ये जो धौलावीरा हड़प्पाई स्थल है ये कहां पर है? गुजरात में। क्लियर है? ये सभी बातें एक साथ आपको रिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए जब सनौली का उत्खनन हुआ तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान। यानी प्रश्न संख्या 38 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये जो सनौली जगह है ये उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और सनौली एक हड़प्पन पुरास्थल है और यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से 125 मानव समाधान प्राप्त हो चुके हैं। क्लियर है? और इनकी दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण है। क्लियर है? ये बात आप सनौली के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अभी इस पर चर्चा हुई थी कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो चांदी की जानकारी उनको प्राप्त थी। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि ये लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे तो याद रखिएगा राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से ये चांदी प्राप्त करते थे, जावर और अजमेर की खानों से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा
हड़प्पा कालीन में जो मृदभांड थे उनके ऊपरी हिस्से पर लाल रंग से पुताई होती थी और जो इस मृदभांड का निचला हिस्सा था उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। क्लियर है? तो किस रंग का प्रयोग होता था? तो यहाँ पर आप सीधे विकल्प ए सही करेंगे, लाल रंग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा बनावली से। कहां से? बनावली से। प्रश्न संख्या 41 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बनावली कहां पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली हड़प्पा स्थल है और यहां से हल के टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये पूछ लिया जाता कि बनावली की खोज किसने की, तो आपका जवाब होगा 1974 में आर.एस. बिस्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई थी और ये सरस्वती नदी के किनारे है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। अभी चर्चा हुई थी कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि हाथी के दांत का जो पैमाना है ये किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा हाथी के दांत का जो पैमाना है ये अभी मैंने आपको बताया था लोथल से प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, जहां आपने पढ़ा था कि ये जो पत्तन नगर है कौन? लोथल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि हड़प्पाई कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो देखिए हड़प्पाई कालीन स्थलों से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, ये भी प्रश्न हो चुका है। प्रश्न संख्या 44 का डी विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सभी धातुएं प्राप्त हुई हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती है इसका आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती है इसका प्रारंभ भारत में हुआ है। प्रश्न संख्या 45 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए इसका साक्ष्य कब मिला, कैसे? तो आपने अभी पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जो है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा, और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से अभी आपने पशुपति की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से अभी आपने देखा कि कपास के लिए सूत की प्राप्ति हुई, मोहनजोदड़ो से ही याद रखिएगा यहाँ से ही धान्यागार भी मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार के भी साक्ष्य मिले। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुबड़ के जो बैल है इनकी आकृति निर्मित जो मोहर है ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार है ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा ये जो महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 46 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो स्नानागार है कई बार इसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है वो है 55, ये जो है ये है कितना? 55। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण। और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर ये है 33। ठीक है, ये है 33 मीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है? 55 मीटर। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे किसके बारे में? महान स्नानागार के बारे में जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला है? देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा विवादित हो जाता है। क्यों विवादित हो रहा है? क्योंकि याद रखिएगा लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से भी 1 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए प्रश्न यहाँ पर डिस्प्यूटेड हो रहा है। क्लियर? तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर हम संख्या के आधार पर जाएंगे तो आप लोथल के साथ जा सकते हैं, नहीं तो ये विवादित प्रश्न है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो वृषभ मुद्रा है ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो कुबड़ वाले बैल हैं इनकी आकृति से निर्मित जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? ये देखिए इस तरह का प्रश्न दूसरी बार पूछा गया, वहां पर गाय ऑप्शन में था और मैंने वहां पर घोड़े को कोरिलेट किया था। तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं या जो मिट्टी, पक्की मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं उस पर गाय और घोड़े का चित्रण नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प में घोड़ा है, इसलिए प्रश्न संख्या 49 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, इसलिए प्रश्न संख्या 50 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिए। पूछा जा रहा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो आपका सही जवाब होगा कालीबंगा से, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्रण प्राप्त हुआ है। क्लियर है? यानी ये जो सिंह युक्त देवता की जो कृति है
ये कालीबंगा के साथ साथ मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। क्लियर है? ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और कालीबंगा मैंने आपको बता दिया है कि कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। और अगर पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो ए घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी 1953 में। क्लियर है? और आपने कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी देख लिए। याद रखिएगा, यहाँ से युगल समाधान भी मिला है, इस पर भी चर्चा हुई थी। शल्य चिकित्सा, याद रखिएगा कालीबंगा के संदर्भ में कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा, जो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी कालीबंगा से मिला है। चूड़ियों के भी साक्ष्य जो हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कच्ची ईंटों के मकान भी कालीबंगा से मिले हैं। और अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से मिले हैं। याद रखिएगा, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे कालीबंगा के संदर्भ में। मैंने एक प्रयास किया कि जो कालीबंगा के संदर्भ में जो पॉपुलर प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक जगह कोरिलेट कराएं। अगला है प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे बड़ा भवन, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। धान्यगार जो है ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। प्रश्न संख्या 52 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। आप जानते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1922 में, और सिंध प्रांत के लरकाना में है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी आपने पढ़ा। क्लियर है? और यहाँ से आपने ये भी देखा कि मोहर पर त्रिमुखी एक योगी पुरुष जो कि एक पशुपति के रूप में उसकी व्याख्या की गई, उसके भी साक्ष्य मिले। ठीक है, यहाँ पर एक श्रृंगी पशु वाली मोहर भी मिली है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की जो उपलब्धता है इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, जो चांदी की उपलब्धता है इसके प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। और मैंने आपको उस जगह का भी नाम बताया कि ये चांदी कहाँ से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, ये जो चांदी है ये राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से प्राप्त करते थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। तो याद रखिएगा, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी है। प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प सी। ये जो सुमेरिया सभ्यता थी, इनके लोगों ने प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कार की। और ये जो प्रारंभिक लिपि का जो स्वरूप है वो काफ़ी सरल था। और सुमेरिया की जो लिपि है उसको कहते हैं क्यूनीफॉर्म लिपि। क्लियर है? क्या कहते हैं? क्यूनीफॉर्म लिपि। ठीक है, तो याद रखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की गई थी सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता में, वो थी सुमेरिया की सभ्यता। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो थी। क्लियर है? तो अभी आपने पढ़ा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम ही इस आधार पर पड़ा था कि जो स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी के किनारे थे। तो यहाँ पर सिंधु नदी हो जाएगा। इसके अलावा चेनाब और झेलम, ये भी यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन गंगा से नहीं। इसलिए यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नदियों के तट सही होंगे। यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का। क्लियर है? इसी तरह आपने नदियों की अगर हम बात कर लें तो रावी नदी आपने पढ़ा कि हड़प्पा उसी के किनारे है। फिर उसके बाद सिंधु नदी के संदर्भ में आपने मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो का नाम पढ़ा। कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे। क्लियर है? राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर है? कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे। लोथल को आपने पढ़ा भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो कि पूर्वी स्थल है मेरठ उत्तर प्रदेश में, वो हिंडन नदी के किनारे है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप नदियों के नाम भी याद रखेंगे। जैसे रोपड़ पंजाब में आपने देखा था सतलज नदी के किनारे। रंगपुर आप पढ़ चुके हैं गुजरात के सौराष्ट्र में भादर नदी के किनारे। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? सुत कांडेडोर ये बहुत पूछा जाता है, दास्क नदी के किनारे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। देखिए, यहाँ पर स्थल और खोजकर्ताओं को सुमेलित करना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। यानी यहाँ पर आपका ए को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। ए को किसके साथ? तीसरे के साथ। यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। अगला लिखा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने? बीबी लाल ने। यानी बी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ, हस्तिनापुर बीबी लाल। तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। यानी आप यहाँ पर सी को कोरिलेट करेंगे किसके साथ? दूसरे के साथ। और कौशाम्बी, तो कौशाम्बी की खोज एनजी मजुमदार। यानी आप डी को कोरिलेट करेंगे पहले के साथ, और जो सही कोड बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1 का। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर आपने एनजी मजुमदार का नाम पढ़ा
मैं एनजी मजूमदार की खोज से संबंधित एक फैक्ट और बता चुका हूं, याद रखिएगा चनहूदड़ों की खोज भी एनजी मजूमदार में ही की थी। तो एनजी मजूमदार का नाम दो संदर्भ में, कौशाम्बी और चनहूदड़ों के संदर्भ में, क्लियर है। इसी तरह अगर कुछ और स्थल को मैं यहाँ पर कोरिलेट करा दूं, ताकि अगर मान लीजिए अन्य जगह से बने, तो देखिए हड़प्पा का आप पढ़ चुके हैं, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप आरडी बनर्जी भी कहते हैं। अगर हम चनहूदड़ों की बात करें तो अभी मैंने बता दिया एमजी मजूमदार। सुतकांडेडोर की बात करें तो आरएल स्टाइन थे इसके, क्लियर है। इसी तरह रंगपुर के एसआर राव हैं, और एसआर राव ने ही लोथल की भी की थी। तो याद रखेंगे रंगपुर और लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। इसी के साथ ही साथ रोपड़ की बात करें तो वाईडी शर्मा थे, ठीक है। वाईडी शर्मा ने खोज की थी किसकी? रोपड़ की, ठीक है। वाईडी शर्मा का मतलब यज्ञदत्त शर्मा, क्लियर है। आलमगीरपुर की भी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने ही की थी, क्लियर है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। लोथल की हमने बताया है कि एसआर राव ने की थी, क्लियर है। सुरकोटदा पूछा जाता है, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। बनावली अभी आपने पढ़ा था, बनावली आरएस बिष्ट के द्वारा। और याद रखिएगा बनावली और धौलावीरा, इन दोनों की खोज आरएस बिष्ट ने की थी। बनावली और धौलावीरा की खोज आरएस बिष्ट ने की थी। राखीगढ़ी भी बहुत पूछा जाता है, सूरजभान। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, आप पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो ये जो मेन नाम है, इनके खोजकर्ताओं के नाम को आपको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अगला चाहिए प्रश्न संख्या 58। देखिए आरओ के मेंस में पूछा गया था 2017 में। आरओ का नोटिफिकेशन 2023 के लिए अब बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। जो भी औपचारिकताएं शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग को भेजनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही है, वो कंडक्ट कराएगा। तो अब आपको अगस्त माह में नोटिफिकेशन देखने की पूरी उम्मीद है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। यहां पर देखिए हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी किनारे, देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा, अब देखिए इन सब पर चर्चा मैं कर चुका हूं, कोरिलेट। हड़प्पा, रावी नदी, तो सीधे आप एक और तीसरे के साथ। कालीबंगा, मैंने बताया कालीबंगा किसके किनारे? तो कालीबंगा घग्गर नदी, तो आप बी को कोरिलेट कर देंगे किसके साथ? दूसरे के साथ। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी, यानी सी को पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। रोपड़ मैंने बता दिया है सतलज नदी के किनारे, यानी डी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और प्रश्न संख्या 58 का जो सही कोड बन रहा है वो बन रहा है 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 के आधार पर प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आलमगीरपुर ये एक हड़प्पा स्थल है, और मैंने आपको बताया कि ये पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा आप पढ़ चुके हैं, स्पष्ट रूप से आप कहिए कि हनुमानगढ़ राजस्थान में। कालीबंगा ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ लिखा है, रोपड़ पंजाब में, ये बिल्कुल सही है। और रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। वाईडी शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में आने वाले सही कालानुक्रम क्या है? यानी ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये भारत में कब किस समय आए, एक प्रॉपर कालानुक्रम के आधार पर इनको आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए आप इन 4 विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको नगर संस्कृति दिख रही है। ये कहाँ से संबंधित है? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी नगर संस्कृति, यानी ये नगर संस्कृति सबसे पहले आ गई, यानी सबसे पहले आप 4 लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए कि अभी ये इस बात की चर्चा हुई थी कि जो लोहे का ज्ञान है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक। तो यानी यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा तीसरा, यानी लोहे का हल। उसके बाद अगर हम बात करें आहत सिक्कों की, यानी आहत मुद्रा जो कि चांदी के थे, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे, क्लियर है। तो यहाँ पर तीसरे क्रम पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम सोने के सिक्के की बात करें तो सबसे पहले जो भारत में सोने के सिक्के आए थे वो हिंद यवन शासकों के समय में, और इनका समय कब से था? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में किसके समय में, तो कुषाण काल में, क्लियर है। तो यानी यहाँ पर फिर लास्ट में आप एक को ले लेंगे। जो आपका सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 4 3 2 1 का, 4 3 2 1, 4 3 2 1 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पर सही है उनका चयन करिए। पहला लिखा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप इन स्थलों के खोजकर्ता, नदी के किनारे और कहाँ पर हैं ये सब बताने की स्थिति में है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, ये भी यहाँ पर सही है। और याद रखिएगा जो सैंधव सभ्यता की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, क्लियर है। इस प्रणाली को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली, क्लियर है। और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां भी बनाई गई थी, क्लियर है। और बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों से उनको ढका भी गया था, क्लियर है। अगला कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कई बार अभी चर्चा हो चुकी है कि हड़प्पा काल में
तांबे का ज्ञान था, फिर तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बना, हड़प्पाकालीन सभ्यता की वो कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है, चांदी का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस आधार पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 का पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62, पूछा जा रहा है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में लिखा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, तो ये बात सही है कि ये विलुप्त हो गए हैं। अगला कह रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो खुदाई जब हुई, उत्खनन हुआ, तो इनके बारे में पता चला था। और आपको पता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने और हड़प्पा की खुदाई से संबंधित है दयाराम साहनी। क्लियर है? तो ये भी बात यहाँ सही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये व्याख्या सही नहीं हो रही है। भाई कथन में कह रहा है कि विलुप्त हो गए, तो विलुप्त क्यों हुए इसका कारण बताना चाहिए ना। यहाँ तो ये बता रहा है कि ये खुदाई से प्रकट हुए, यानी ये सही व्याख्या नहीं हो रही है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है, यानी प्रश्न संख्या 62 का यहाँ पर बी विकल्प सही जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 63, यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उनको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्व में नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पर देखा कि पशुपति की पूजा भी हो रही थी, मृड मूर्ति भी थी मातृ देवी की, तो यानी यहाँ पर देवी देवता दोनों की पूजा हो रही थी, लेकिन धार्मिक तत्व तो था लेकिन वर्चस्व में नहीं था। क्लियर है? यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो देखिए कपास की रेशे की खोज हुई थी, कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? यानी ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 63 में दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उनको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो देखिए ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो ये बात तो सही है कि मात्र देवी की मूर्तियाँ और पशुपति के आकृति की जो प्रतिमा है वो मिली है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकी मोहरों पर तो घोड़े का अंकन नहीं है, लेकिन घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा और लोथल से। क्लियर है? लेकिन युद्ध के रथ खींचने के संदर्भ में घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 में केवल दूसरा स्टेटमेंट अभी सही है। क्लियर है? आगे देखिए, तो यहाँ पर इस आधार पर प्रश्न संख्या 64 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में यहीं पर क्लास कंप्लीट होगी। कल की क्लास में हम लोग वैदिक काल और संस्कृति से प्रारंभ करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।